हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज विज्ञान का जो दूसरा पाठ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अम्ल, क्षार तथा लवण, इस पाठ को मैं आज शुरू करूंगा। हम आपको बेसिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अम्ल, क्षार और लवण को समझाएंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक इन वीडियो को देखना होगा। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा हम समय बर्बाद ना करते हुए बड़ा ही आनंद पूर्वक बस आनंद लीजिए आप अम्ल का, किस तरह हम अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले अम्ल को समझाते हैं। क्या है अम्ल? तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हमारा है अम्ल, क्षार और लवण। अब अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, तो कक्षा 10 में ये दूसरा पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अम्ल, क्षार, लवण, तो इसमें हम अब सबसे पहले चलेंगे अम्ल की ओर। तो अम्ल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। तो अम्ल होता क्या है? अम्ल जो है वो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है सोर यानी खट्टा। मतलब अब आपको क्या समझना है, जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, अब जो भी आपको खाते हैं जो यदि खट्टे लग रहे हैं तो समझ जाइए वो खट्टापन अम्ल के कारण है। अब जैसे टमाटर आप खाते हैं, टमाटर में हल्का खट्टापन होता, क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड है, यानी एसिड की मात्रा उपस्थित है। इमली खाते हैं, खट्टी लगती, क्यों खट्टी है? क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा है। आम क्यों खट्टा लग रहा है? क्योंकि उसमें भी एसिड की मात्रा है। सिरका खट्टा लगता है, एसिड की मात्रा है। सेब हल्का खट्टापन है, अमरूद हल्का खट्टापन, यानी इस प्रकृति में जितनी चीजें आपको खट्टी लगती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अम्ल उपस्थित है, इसीलिए वो खट्टी लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। बस क्या करना है, जो स्वाद में खट्टे लग रहे हैं वो किसके कारण? अम्ल के कारण। और यही आपकी क्या बन गई परिभाषा। कैसे? देखिए, अम्ल स्वाद में, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, ये हमने अभी बताया। एसिड शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है खट्टा, या फिर अंग्रेजी में इसी को कहते हैं सोर। सोर माने खट्टा होता है, यानी जो खट्टी चीजें हैं वो अम्ल हैं। कैसे कहेंगे? अर्थात जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं। यानी परिभाषा देखो कितनी सरल है। कैसे? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं, क्योंकि अम्ल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं। अब आगे है आर्हेनियस। एक वैज्ञानिक हुए हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस महोदय ने अपने नए तरीके से अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। तो आइए चलते हैं, इनकी परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती क्योंकि ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम कहेंगे ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। कौन सा? आर्हेनियस की परिभाषा। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है इसको समझना है। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसे समझना होगा, इन्होंने हाइड्रोजन आयन के वियोजित होने या आयनित होने पर इन्होंने बताया था कि उस तरह कैसे होंगी, कैसे अम्ल की परिभाषा होगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे समझना होगा कि जो हाइड्रोजन आयन, जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। बस एक शब्द याद रखना है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो देंगे वही अम्ल कहलाएंगे। ये आर्हेनियस की परिभाषा। देखो कैसे है, हम कहेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन, मतलब H+, ये जो आपको H+ लिखा है ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है। हमने लिखा है हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम लिख देते हैं H3O+, यानी H3O+, इसी को हम लिख देते हैं H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्यों, कैसे लिखा जाता है देखो जरा, H+ है और H2O है। अब ये H हम अगर इसमें जोड़ दें, इसमें ऐड कर दें, तो H2 हैं, H2 से कितने हो गए? 3। तो जब H3 हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन, तो H के साथ 3, एक ऑक्सीजन और प्लस का इसमें चार्ज, वही देखो लिखा है H3O+, H3O+, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन ही एक प्रकार का होता है, और जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल या एसिड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने
आर्हीनियस की परिभाषा और अच्छी है और थोड़ा बेसिक तरीके से, रासायनिक तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया था, इसलिए इनकी परिभाषा के अनुसार जो है अम्ल अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो हम आई रिपीट फिर से बताते हैं कि जो यौगिक या पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं, उन्हें हम अम्ल या एसिड कहते हैं। अब देखो अम्ल एसिड हो गया, अब उदाहरण समझ लेते हैं। ये देखो लिखा है एसिटिक अम्ल, ये लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिखा है नाइट्रिक अम्ल। अब ये देखो लिखा है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और ये हमने रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका आपको वीडियो में एक हमने सेंड कर दिया, उसको देख लेना, विजिट कर लेना, क्योंकि यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आते हैं, नहीं लिखना आते हैं, तो आप कोई भी रासायनिक समीकरण जो बड़ी बड़ी लिखी जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप उसको विजिट कर लेना, रासायनिक सूत्र किस तरह लिखे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं। तो ये बना CH3COOH, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इस प्रकार आप देखिए ये सारे क्या हैं, अम्ल। अब हमने कह तो दिया ये अम्ल है, लेकिन कैसे अम्ल है तो हम पता करते हैं। तो पता करने के लिए हम पहुंचे कहाँ पर, यहाँ देखो H आयन, यहाँ पर देखो H आयन मिल गया, तो ये बचा क्या, तो साथ में बचेगा CH3COO-, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, CH3COO- का बच रहा है। H2SO4 की बात करी जाए तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और साथ में आपका बन जाएगा SO4-2, यानी यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। HCl, यहाँ पर देखा जाए Cl- और हाइड्रोजन आयन फिर निकल रहा है, धन आयन। और HNO3 की बात करेंगे तो यहाँ H आयन निकल रहा है, साथ में NO3-। तो आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। ये देखो हाइड्रोजन आयन किस में निकल रहा है, एसिटिक अम्ल में। ये हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं 2 किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल में। और ये हाइड्रोजन आयन निकल रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों देखो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ये सारे हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। और यही हाइड्रोजन आयन निकलने के कारण मिस्टर आर्हीनियस ने इनका नाम अम्ल रखा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए क्या अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। और अब हम चलते हैं सीधे आपको लेकर कहाँ पर चलते हैं, अब चलते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बस धैर्यपूर्वक आप देखते जाइए क्या है अम्ल किसे कहते हैं, 2 प्रकार के। तो हम कह लेंगे कि अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब पहला अम्ल कौन है, तो हम कहेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और दूसरा कौन सा हम कहेंगे, दुर्बल अम्ल। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अम्ल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल। तो आपने अम्ल को जब समझ लिया तो हम समझते हैं अम्ल के प्रकार। तो आपने देखा अम्ल को हमने बताया 2 प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो इसलिए हम परिभाषा पहले ही लिख लेते। क्या है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रबल अम्ल। अब ऐसे अम्ल कौन है जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल कौन होते हैं, तो आइए चलते हैं कौन है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल हैं इनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और इसके आगे हम चलते हैं दुर्बल अम्ल कौन होता है। तो दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, थोड़ा कमजोर होते हैं, ये इतने पावरफुल नहीं होते। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उन्हें
दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, उन अम्लों को हम दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल कहते हैं। अब ये ऐसे कौन से अम्ल हैं? पहला आपके सामने एसिटिक अम्ल यानी सिरका। ये कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं सिरका। सिरका जो होता है उसी को हम कहते हैं, ये कैसा अम्ल है? एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, और ये क्या है? इसे हम चींटी का अम्ल भी कहते हैं। चींटी का अम्ल, चींटी का अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चींटी डंक मारती है उस डंक से जो एक अम्ल निकलता है वो अम्ल कौन होता है? फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड होता है, इसे हम चींटी का अम्ल भी कहते हैं। और यहां से प्यारे बच्चों एक बात और समझ लेना कि जंतुओं और पौधों से जो भी अम्ल प्राप्त होते हैं, जंतुओं और पौधों से किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं और पौधों से प्राप्त अम्ल दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। यानी क्या होते हैं? जो दुर्बल कौन होते हैं? जो जंतुओं और किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। उन अम्लों को हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहते हैं। वही हमने लिखा, जंतुओं और पौधों से प्राप्त अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल होते हैं, या अम्ल दुर्बल होते हैं। और दुर्बल को हम क्या कहते हैं? दुर्बल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? दुर्बल यानी कमजोर, वीक एसिड। और प्रबल को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल, इन दोनों अम्लों के प्रकारों को भी आपने समझ लिया। बड़ी ही आसानी तरीके से समझा होगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे प्रबल अम्ल होंगे, और जो पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों समझ गए होंगे क्या होते हैं? जंतुओं और पौधों से प्राप्त अम्ल दुर्बल होते हैं। जंतुओं और पौधों से प्राप्त अम्ल दुर्बल होते। आपने अम्ल को अच्छी तरीके से समझ लिया, अम्ल के प्रकारों को समझ लिया। अब हम चलते हैं अम्लों के गुणों की ओर। तो अम्ल के गुण कौन होते हैं? तो अम्ल के गुणधर्म, तो यानी मेरिट्स आपको समझनी है कि अम्लों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो अम्लों के गुणधर्मों को देखा जाए तो दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहले हम कह सकते हैं अम्ल के भौतिक गुण, और दूसरे कह सकते हैं अम्ल के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो हम बारी बारी से सभी को समझ लेते हैं। अम्ल के भौतिक गुण कौन होते हैं और अम्लों के रासायनिक गुणधर्म कौन होते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण में जाए तो हम कहेंगे अम्ल जल में विलय होते हैं। पहला क्या हो गया? अम्ल जल में विलय होते हैं और साथ में इनका स्वाद खट्टा होता है। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये इनका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हम की बात करें, दूसरा गुण कौन है? तो अम्ल नीले लिटमस पेपर। आपने देखा होगा लिटमस पेपर, यहां से बहुत बेहतरीन समझना है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस पेपर का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लिटमस पेपर जो नीला होता है वो लाल हो जाता है। और यहां से बेहतरीन ट्रिक को लेकर चलो, क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे यहां पर? यहां पर देखो हम क्या बताना चाहते हैं? अनिल, एक शब्द है अनिल जिसे आप समझना, अनिल कपूर। अनिल, तो अनिल है। इस अनिल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? आ, यानी आ से क्या हो जाएगा? अम्ल। दूसरा मिल रहा है ना से क्या हो जाएगा? नीला। और तीसरा मिल रहा है ला, यानी ला से क्या हो जाएगा? लाल। तो आप देख रहे हैं अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तो यहां से देखो कैसे बेहतरीन समझना। अनिल, आ से अम्ल हो गया, ना से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। तो यानी इसमें और एक बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें ला पीछे है, अम्ल में ला पीछे है,
तो यानी लाल पीछे बनेगा। लाल कहाँ बनेगा? पीछे। तो इस तरह आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पेपर का कोई भी अम्ल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीला ही लाल हो रहा है। अब लाल का क्या होगा? लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला हम बताते हैं, और साथ में और बताना चाहें तो धातु जो अम्ल होते हैं वो संक्षारण की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी बहुत सारी चीजों को काट देते हैं। जैसे कपड़ा कट जाता है, लोहे पर डाल दे तो लोहा कट जाता है, तो बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। तो हम कहेंगे इनकी प्रकृति कैसी है? संक्षारण की प्रकृति होती है। और हमने संक्षारण में पढ़ाया भी था, क्या होता है? संक्षारण की प्रवृत्ति अम्ल रखते हैं, हमने बताया था संक्षारण की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार आप तीसरा पॉइंट भी बता सकते हैं, क्या? इनमें संक्षारण की प्रवृत्ति होती है। अब हम चलते हैं हम लोग के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म देखो प्यारे बच्चों, क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा? आपको रासायनिक अभिक्रिया करनी होगी, और रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। यदि आपने रासायनिक सूत्रों को बनाना नहीं सीखा है, उनको नहीं कर पाते हैं, सूत्र नहीं लिख पाते हैं, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है रासायनिक सूत्र लिखना। उस वीडियो को आप देख लेना। 100% हम गारंटी लेते हैं आपको उनको सूत्र बनाना जरूर आएंगे। तो आइए चलते हैं हम रासायनिक गुणधर्म की ओर। अम्ल धातु, पहला हम बताते हैं हम लोग के रासायनिक गुण। तो हम लोग के रासायनिक गुणधर्म बहुत सारे होते हैं, उनमें से नंबर 1 है कौन सा? धातु के साथ अभिक्रिया। चाहे अम्ल धातु से अभिक्रिया करे, चाहे धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करे, हर परिस्थिति में ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और जब धात्विक ऑक्साइड से निर्माण करेगा तो जल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम समझाते हैं सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया। धातु आप जानते हैं, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये देखो हमने बता रखा हाइड्रोजन, ये जो तीर का चिन्ह होता है ये गैस की निशानी होती है, ऊपर गैस जाती है, इसीलिए गैस का एक प्रतीक होता है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और उदाहरण यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर लिखा है Fe यानी लोहा एक धातु है, HCl यानी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये देखो लवण बनाएगा, साथ में देखो हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हमने कहा अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ये हो गया धातु, ये हो गई अम्ल, और ये बना लवण, ये बनी हाइड्रोजन गैस। दूसरा उदाहरण आपके सामने है कौन सा? जिंक हमने लिया है, एक जिंक धातु ली है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में बनता है क्या? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि रासायनिक गुणधर्म में अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि अगर धात्विक ऑक्साइड आ जाए तो हम कहेंगे ये लवण के साथ साथ में जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझिए। दूसरा आपके सामने गुणधर्म है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करना, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया हमें करके दिखाना है। तो आपको समझना होगा पहले कार्बोनेट क्या होता है। अगर किसी में CO3 लिखा है तो हो जाएगा कार्बोनेट, और अगर HCO3 लिखा है तो हो जाएगा बाइकार्बोनेट। तो बस यहीं से आपको समझना है। तो हमने पहला उदाहरण क्या बताया? अम्ल धातु कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो पहला उदाहरण आपके सामने CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये अम्ल है, सॉरी ये धात्विक कार्बोनेट है, और साथ में यहाँ पर आपका अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बन जाएगा लवण CaCl2, और साथ में जल बनेगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनाएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है CaHCO3। हमने बताया था HCO3 होगा तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट। अगर केवल CO3 होगा तो क्या होगा? कार्बोनेट। यहाँ पर देखो क्या मिला है? CO3। हमने आपको सूत्र लिखने में बताया है, तो उसे प्लीज एक बार देख लीजिए। फिर क्या होगा? HCO3 का ट्वाइस HCl3 2HCl, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी ये दोनों क्या है? ये दोनों अम्ल हैं, और ये यहाँ लवण बना है, जल बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण।
अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण दोनों गुणधर्मों को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। तो अम्ल का आज पूरा टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ तक आपने विजिट किया। कहते हैं कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको वीडियो सही समय पर प्राप्त हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि हम एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम इसी तरह के पूरे कोर्स को आपको पढ़ा सकें और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से बताएंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।